नमस्कार, मैं सुधांशु सिन्हा। एससीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हम अब जो है दरभंगा शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, उनके इंटरव्यू कंपोज करेंगे और उन्हें आपसे मिलवाएंगे, उनकी खासियतों के बारे में आपको बताएंगे और जानते ही जानेंगे कि आखिर दरभंगा के लिए वो क्या सोचते हैं, मिथिलांचल के लिए क्या उनका योगदान रहा है और किस रूप में वो दरभंगा को देखना चाहते हैं या उनका रुझान किस तरफ रहा है। इन सारी बातों के लिए जो है हम अपने स्टूडियो में विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं उन लोगों को हम इनवाइट करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनसे बातचीत करें और जाने कि आखिर उनकी सोच क्या है दरभंगा को लेकर के या मिथिलांचल को लेकर उनकी सोच क्या है, किस रूप में वो अपने मिथिला और मैथिली को बढ़ावा देना चाहते हैं। इन्हीं सारे मुद्दे को लेकर के आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं राम नारायण झा जी। मैं इनके बारे में बता दूं, ये कांग्रेस के स्टेट डेलीगेट हैं। 1979 से ये कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में ये जुड़े हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी थे जब ये ज्वाइन किए कांग्रेस को, तब ये जनरल सेक्रेटरी के रूप में यूथ कांग्रेस में ये डिविजनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो 1985 से 1996 तक रहे थे। तो यूँ कहा जा सकता है कि काफ़ी दरभंगा शहर के लिए काफ़ी पुराने पॉलिटिशियन हैं जो कांग्रेस से जो है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीति अभी जो एक माहौल बन चुका है कि किसी पार्टी से किसी पार्टी में जाना एक आम बात हो गई है, लेकिन ये एक ऐसे नेता हैं दरभंगा के या मिथिलांचल, यूँ कहें कि मिथिलांचल के राम नारायण झा जी, जो शुरू से एक ही पार्टी कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे हैं। तो आज वो हमारे स्टूडियो में हैं और उनसे ही बात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं राम नारायण झा से। राम नारायण झा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी राम नारायण जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप दरभंगा में कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हैं और मिथिला राज्य के लिए भी जो मांग होती है उसमें भी आप दिखाई पड़ते हैं कहीं ना कहीं। तो एक टीस जो आप में उभरती है मिथिला को लेकर के और उसके मिथिलांचल को लेके, उसके विकास को लेके, उसके उत्थान को लेकर के, तो सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि दरभंगा की जो संरचना है, मिथिलांचल की जो संरचना है, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मिथिलांचल हिंदुस्तान में सबसे गरीब जगह है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति औसत आय, हम लोग जिस दिन जन्म लिए लगभग 56 वर्ष की उम्र में हम लोग हैं, जब से ज्ञान हुआ है गरीबी में थोड़ा सा कमी आया है मिथिलांचल में। आज़ादी के इन बीते वर्षों में भारतवर्ष बहुत तरक्की किया है, बिहार के अन्य भाग तरक्की किया है, मिथिलांचल पीछे अब जा रहा है। पहले चीनी मिल यहाँ था, अशोक पेपर मिल चालू था, उसके बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी के शासन में पंडोल सूता मिल चालू हुआ। आज सभी उद्योग बंद है। यहाँ धान और गेहूं 2 फसल किसानों को मिलता है। 2 फसल के लिए जो संसाधन मिलना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन, वो कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ के कारण नष्ट हो जाता है। किसान आज क्या किए, अपना खेती बंद कर दिए। अब जो खेतिहर मजदूर थे वो उनका खेत किसी तरह अपना परवरिश करने के लिए और रोजगार के लिए पलायन कर गए मिथिला से बाहर। तो आज 2 चीज बहुत विषम स्थिति है इस मिथिलांचल का, शिक्षा और रोजगार का पलायन। और जब तक शिक्षा और रोजगार का पलायन नहीं रुकेगा, मिथिलांचल में खुशहाली नहीं लौटेगी। लोग यहाँ से भागते चले जा रहे हैं। मिथिला में जब घटना आपको बताऊं, मैं उस समय में बेनीपट्टी हाई स्कूल में पढ़ता था और कुछ गरीबों को जो राशन के लिए जो सरकारी राशन होता है, तो वो राशन रहते हुए नहीं दिया जा रहा था। हम लोग स्कूल से पहला राजनीतिक कदम वहीं से है छात्र जीवन में, और हम लोग वो गोदाम का मुंह उठा के और गरीबों में वो अनाज को बंटवा दिए थे, जिसके कारण हमको 3 महीना कारावास भी रहना पड़ा था। और पिताजी ने सोचे जो ये पढ़ने जाता है कि नेतागिरी, तो वो कहे जो हम घर से निकाल देंगे, और निकाल भी दिए। तो मिथिलांचल की स्थिति है जो यहाँ उद्योग नहीं है, एग्रीकल्चर का जो व्यवस्था है वो बाढ़ और सुखाड़ पर निर्भर है। तो रामनारायण जी, क्या ये नहीं लगता है कि आप जैसे बता रहे हैं कि जो पलायन है एक
प्रमुख मुद्दा रहा है, जो मिथिला का जो विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट हो वो नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ी जो है पलायन है, पलायन कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही, समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मिल नहीं खुल रहे हैं, जो मिल चल रहे थे वो भी अब बंदी के कगार पर या बंद हो चुके हैं वो सारे मिल। तो क्या इसमें राज्य सरकार की अनदेखी नहीं लगती है? राज्य सरकार की संपूर्ण अनदेखी है। ये जब से नीतीश कुमार जी 7 वर्षों से हैं, सुनते सुनते प्राय आप लोग भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और समाज के अन्य वर्गों से भी जानकारी मिलती होगी, एक भी चीनी मिल 7 वर्षों में धुआं नहीं उगल रहा है। यहाँ खास के दरभंगा अभी एक ताज़ा मामला आया था अशोक पेपर मिल का। तो ये आरोप है कुछ पार्टियों का कि वो स्क्रैप वगैरह जो है वो बेचना चाहते हैं या मिल चलाने की उनकी मंशा नहीं है। धर्म गोदा पे सीधा आरोप लगाया गया था कुछ पार्टियों के द्वारा और बाकायदा धरना प्रदर्शन जो है एक संगठन बना के किया जा रहा है और समय समय पे जो है इसमें जो है उबाल आता है। उसी का एक घटना का प्रयोग था, एक लड़के की मौत भी हो गई। तो क्या स्थानीय पॉलिटिक्स नहीं लगता है कि इन चीजों को जो है वो मतलब उस गड़बड़ी हो रही है? हम कांग्रेस पार्टी के मजदूर यूनियन की तरफ से कार्यक्रम में हम अशोक पेपर मिल जी हमने देखा था, वो कार्यक्रम हमने देखा था, कवरेज हमारे यहाँ हुआ था, तो आप भी उस पे थे, उस स्टेज पर थे और आपने भी जो है उसको सपोर्ट किया था कि इसका वो मिल खुलना चाहिए। लेकिन फिर 2 दिन के बाद एक विरोध हुआ जो विभिन्न पार्टियां जो शुरू से विरोध करती चली आ रही है, जिसमें शाहनवाज कैफे साहब हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं उसमें जो चाहते हैं कि मिल नहीं चले या फिर उनकी मंशा कुछ और है। तो क्या मतलब लगता है कि स्थानीय विकास इस तरीके से हो पाएगा? सुधांशु जी, हम बताना चाहते हैं, बल्कि हम आग्रह करते हैं यहाँ के तमाम मीडिया बंधुओं से। हम प्रथम दिन धर्म गोधा जी के काल में फैक्ट्री के भीतर गए। हमने जो देखा, जितनी उच्च शक्ति का और जितना ऑटोमेटिक प्लांट था उन्होंने लगाया है। अब अगर उन्होंने कुछ रुपये लगाए होंगे, कुछ बैंक से लिए होंगे, तो जब उत्पादन शुरू है आज के तिथि में, वो जो कबाड़ निकला वो किसका हुआ? ये सिर्फ कबाड़ पर एक राजनीति है। अब जिन लोगों का नाम लिए हैं उन लोगों का वो धंधा है, लोगों को बरगला के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भय दिखा के मिथिला के साथ गद्दारी कर रहे हैं, लोगों को बरगला के उस फैक्ट्री को बंद करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज के लोगों को चाहिए जो बहिष्कार करें। ऐसे लोगों को चाहिए, समाज के लोगों को चाहिए कि बहिष्कार किया जाए। रामनारायण झा जी का सीधा आरोप है कि जो लोग कुछ लोग हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है मिलों को जो है वो चलने देना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आरोप काफी गंभीर है और इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा, सोचना होगा अगर आप मैथिली और मिथिला की विकास चाहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि क्या जो संसाधन है उस संसाधनों में कितना ये हो पा रहा है। तो रामनारायण जी ने बताया कि जो अशोक पेपर मिल का जो मामला है और अभी एक रैयाम का भी मामला आया था, उसमें से भी स्क्रैप्स वगैरह को जो है बेच दिया गया, लेकिन आज तक उस चिमनी से कोई भी धुआं नहीं निकल पाया है। अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। हम कमर्शियल ब्रेक से लौटेंगे तो रामनारायण झा जी से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस और जदयू में दोस्ती बढ़ गई है। इनके 4 विधायकों ने राज्य सरकार को बचाने का काम किया है। आखिर क्या मामला है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कल एक बयान आया था, अब्दुल बारिश सिद्दीकी साहब का बयान आया था, नीतीश कुमार ने भी उस पर चुटकी ली है। तो इन सारी बातों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपने नजरिए से किस तरीके से इन बातों को देखते हैं। जो दोस्ती अभी नई दोस्ती हुई है वो दोस्ती कितने दिन चल पाएगी, क्योंकि पहले इनके पुराने दोस्त हुआ करते थे, राजद के जो लोग हुआ करते थे वो हुआ करते थे, समय के साथ परिवर्तन हुआ और फिर वो चेंज आया। तो इन सारी बातों पे भी हम चर्चा करेंगे और भी विभिन्न मुद्दों पे भी हमारी बातें होंगी। अभी एक वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी, VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक, बेता रोड, लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे, लेक व्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374
9304185224। बदलते बिहार में बदलता हुआ महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय एवं आसपास के वंचित और अकलियत समाज के बच्चों को विद्वान एवं सुयोग्य शिक्षकों से उत्तम और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए तैयार। लहरियासराय स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थी एकमात्र अंगीभूत इकाई नैक द्वारा मान्यता प्राप्त। रीडिंग रूम तथा टेलीविजन से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय, सुंदर एवं सुसज्जित प्रयोगशाला, महाविद्यालय के छात्रों के लिए स्पोकन अंग्रेजी और कंप्यूटर की मुफ्त पढ़ाई। महाविद्यालय में चल रहे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, नेटवर्क रिसोर्स सेंटर तथा करियर एंड काउंसलिंग से छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए तत्पर। छात्र छात्राओं के लिए खेल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल की उत्तम सुविधा। 4 दीवारी से घिरा, पौधों से हरा भरा, सुरक्षित इको फ्रेंडली कैंपस। महाविद्यालय में सत्र 2013-2016 से कॉमर्स प्रतिष्ठा एवं होम साइंस प्रतिष्ठा में नामांकन हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी संकायों, विद्युत परिषद, अधिषद एवं अभिषद से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉमर्स में नामांकन 6 जून से प्रारंभ सत्र 2013-2016 के लिए। इंटर कला एवं विज्ञान सत्र 2013-2015 के लिए नामांकन 13 जून से प्रारंभ। प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद सिंह, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे राम नारायण झा जी से। 2 पार्टियां, 2 फांक हो गया है दरभंगा के विकास को लेकर। यूं बात किया जाएगा तो अशोक पेपर मिल एक मामला है, जिस मामले को लेकर के कुछ पार्टियां एक ग्रुप में आ गई, कुछ पार्टियां विरोध में चली गई हैं। तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो है कुछ मामला उलझता हुआ चला जाएगा। खैर ये देखने की बात होगी, वो बाद में देखा जाएगा कि उस पर क्या कार्रवाई हो पाई या वो किनके द्वारा किस तरीके की कार्रवाई किया गया, जिला प्रशासन ने क्या किया। क्योंकि अशोक पेपर में बहुत सारे आरोप जिला प्रशासन पर भी लगाए गए हैं, तो इसलिए उस मुद्दे को हम छोड़ते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने विभिन्न मुद्दों पर बात किया था राम नारायण झा से। अब हम जो है बात करना चाहेंगे और उनसे ही जानना चाहेंगे कि जो हाल फिलहाल रामनाथ जी, जो हाल फिलहाल ये कांग्रेस की दोस्ती हुई है जदयू से। पहले आपके पुराने मित्र हुआ करते थे लालू यादव, और आप लोग साथ मिलके इलेक्शन में भी लड़े, साथ में बिहार में भी, और केंद्रीय स्तर पे भी जो है सपोर्ट में ही जो है वो आपके पार्टी से जो है मिनिस्टर बनते चले आए हैं। हाल फिलहाल क्या ऐसा प्रकरण हुआ कि राजद की दोस्ती अच्छी न लग करके नीतीश की दोस्ती अच्छी लगने लगी? जो विरोध में थे वो सपोर्ट में आ गए, जो सपोर्ट में थे वो विरोध में चले गए। क्या हो, आखिर ये क्या मामला है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लालू जी और नीतीश जी, आप ये देखेंगे 1990 में लालू जी कांग्रेस को सत्ता से हटा के सत्ता में आए थे, और उनके साथ नीतीश कुमार और सुशील मोदी, भाजपा, सभी लोग एक जगह थे। और 7 वर्ष तक नीतीश कुमार जी और बीजेपी लालू जी के साथ रहे। जब शासन में जो मलाई होता है, प्रतिफल मिलने में कहीं से कठिनाई होने लगा, तो वो जंगल राज का राग अलापने लगे। 7 वर्षों तक वो जंगल राज नहीं रहा। ठीक उसी तरह कांग्रेस को हटा के लोग सब एक जगह आए थे। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार के साथ 7 वर्ष तक भाजपा वाले साथ रहे।
लेकिन 7 बरस तक सब कुछ ठीक था, चूंकि वो थे तुलसी के फूल एक बीजेपी है बिहार में, सुशील मोदी एंड उनकी कंपनी। तो 7 बरस तक ठीक था, आज नीतीश कुमार खराब। हम लोग न नीतीश से दोस्ती करते हैं न लालू जी से दोस्ती। चुनाव एक गठबंधन का जो परिस्थिति है उसमें गठबंधन करना पड़ेगा, तो उस गठबंधन के लिए। लेकिन इस बार लालू जी के साथ चुनाव में पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव में कुछ बुनियादी सीट के चलते धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न पर सांप्रदायिक तत्वों को बिहार में सिर नहीं उठाने देंगे। इसके चलते नीतीश कुमार को सिर्फ हाउस में हमारे 4 जो विधानमंडल दल के नेता थे, हमारे पार्टी के डायनामिक प्रेसिडेंट हैं अशोक कुमार चौधरी जी, इन लोगों ने तय करके और नीतीश जी को और हाईकमान के आदेश से नीतीश जी को समर्थन दिए, सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के नाम। बात अगर नीतीश जी की जाए अगर, तो जो रेवेन्यू जनरेशन का जो है बिहार सरकार ने ग्रोथ रेट को काफी प्रसारित किया है। तो अगर उस बात की तरफ देखा जाए तो शराब की दुकानें जो है वो बहुत जगहों पे खुल गई हैं। एक छोटे से कस्बे में भी दुकान आपको मिल जाएगी, भले वहाँ एक जनरल दुकान मिले ना मिले, लेकिन शराब की दुकान जरूर मिल जाती है। या जो 10 साल पहले 8 साल पहले जो जमीन की वैल्यूएशन थी वो अभी आसमान पे है, 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। मतलब अनएक्सपेक्टेड उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो क्या लगता है कि इस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन में या फिर शराब की दुकान लगाकर और चला करके जो है जो टैक्स जो वसूली की जा रही है वो कहीं से आपको क्या लगता है, सही लगता है क्या है? अब पिछले दिनों का याद दिलाता हूं, जब एनडीए की सरकार थी दिल्ली में और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और राबड़ी जी और लालू जी का शासन था बिहार में। उस समय में 1400 करोड़ 1500 करोड़ पूरे वित्तीय वर्ष का योजना आकार था। इसका मतलब था जो राज्य को जो अपना संसाधन एकत्र करना चाहिए था वो या तो नहीं हो रहा था या भारी लूट था। नीतीश कुमार जी के समय में ये 2 पैसे का योजना बना के ले गए, केंद्र से इनको बोरा भर रुपया मिला और आज बढ़ते बढ़ते 28,000 और 31,000 और 34,000 करोड़ मिल रहा है। तो 34,000 करोड़ जो योजना का आकार है उसमें सरकार को अपना भी अंशदान जो है राज्य सरकार का देना है। उसके लिए अब उनको रेवेन्यू चाहिए राज्य सरकार का, तो जमीन निबंधन में उन्होंने बेतहाशा वृद्धि कर दिया। उसके बाद गांव में शराब का दुकान खोल दिए ताकि वो अपना जो एक हिस्सा है जो उस विकास में वो हम राज्य की तरफ से दें। तो एक तरफ क्या है कि एक तरफ जो है बच्चों को साइकिल मुहैया कराया रहा है, जो ये हैं लड़कियां हैं स्कूली स्तर की लड़कियां हैं, साइकिल मुहैया कराया है। लेकिन ठीक विपरीत अगर आप देखें तो उन शराब की दुकानों पे आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे। कोई सरकार का मॉनिटरेशन नहीं है कि कितने उम्र के, भले वो एक नियम के लिए तख्ती लगा दी गई हो कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट नहीं देना है या मद्यपान की कोई सामान नहीं बेचनी है। लेकिन अगर आप देखें जो धरातल उतर के अगर देखते हैं तो आपको लगता है कि जो 10 वर्ष का बच्चा है 12 वर्ष का बच्चा है वो खुलेआम बियर वहां पे खड़ा होकर पी रहा है। मंदिर के बगल में सरकार का लॉ ऑर्डर है कि मंदिर के बगल में नहीं होनी चाहिए दुकानें, लेकिन बाज़ाब्ता आप अगर देखने जाएं तो बहुत सारी जगह ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे मंदिर के बगल में शराब की भट्टी है या शराब का फिर काउंटर खोल दिया गया राज्य सरकार के द्वारा। तो एक तरफ बच्चों का प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप पढ़ाई कीजिए, कोई सपोर्ट है वो सपोर्ट है वो, दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो जो है बिगड़ रहे हैं। भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान से जितना पैसा नीतीश कुमार जी को मिला था, आज राष्ट्र के औसत पर देखेंगे तो एक शिक्षक पर 35 या 37 छात्राएं का हिस्सेदारी है और बिहार में ये 45-47 का आंकड़ा है। लेकिन ये उल्टे किए, चूंकि इनको नाम कमाना था, लालू जी के प्रतिद्वंद्विता में सरकार इनको चलानी थी। जैसे तैसे भी हो वो जो फंड साइकिल बांट के हो या पॉकेट में रुपया दे के हो या लैपटॉप दो के हो या जैसे भी हो, मैंने जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए वो अपने सरकार को कायम रखने के लिए, अपना लोकप्रियता सस्ती लोकप्रियता बनाने के लिए सस्ती लोकप्रियता। आज जो हुआ है मसरक कांड के घटना के बाद, मिड डे मील घटना के बाद, आज वो किचन सेट बना रहे हैं। लेकिन इस साइकिल बांट के ये विधायक ये मंत्री स्कूल में जाके सस्ती लोकप्रियता के लिए पैसा भारत सरकार का दुकानदारी खोले हुए था उस समय बीजेपी और जदयू के लोग। साइकिल नहीं बांट के आज अगर किचन सेट बना रहा था उसका मानदेय बढ़ा दिया जाता उस रसोईया का,
सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दिया गया रहता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि छोटे बच्चों का 3 रुपए 37 पैसे और बड़े बच्चों के लिए 5 रुपए की व्यवस्था की गई है, जो मिड डे मील का जो बजट है। तो इतने कम अमाउंट में बच्चों को क्या उपलब्ध हो पाएगा? या यूं कहा जाए कि आपके ही मंत्री हैं या आपके ही जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि 12 रुपए में बड़ों का पेट भरा लगता है, 5 रुपए में और 1 रुपए में। तो फिर ये जो योजना इतनी छोटी अमाउंट जो बच्चों को दिया जा रहा है, आप दोनों चीजों को कैसे मतलब डिवाइड कर पाएंगे? क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, इससे पहले भी आपके चैनल के संवाददाता प्रश्न पूछे थे कि उनका विचार होगा। जी। मैं इसमें बता दूं, जो 5 रुपए में और 12 रुपए में अच्छा भोजन नहीं मिल सकता है। और इसको पानी का बोतल आपको 15 रुपए का आ रहा है, तो ये कहीं से नहीं और लगता है। ये त्रुटिपूर्ण है। योजना आयोग को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए, शासन को चाहिए, जो सबसे पहले 121 करोड़ लोगों का आय क्या है। ये आज तक आजादी के बाद से आज तक 90% लोगों की आय की गणना नहीं हो सकी है, तो गरीबी का निर्धारण कैसे होगा? हम अगर मार्केट में जाते हैं, कोई सामान क्रय करते हैं, क्रय करने के आधार पर गरीबी का मापदंड बनता है। मिथिलांचल का हम एक बता दें, जो गरीबी का मापदंड है 3900 कैलोरीज एक पुरुष के लिए, 3900 यूनिट कैलोरीज एक किसान को, एक काम करने वाले लोगों को चाहिए, पुरुष को, और 1800 औसत महिला के लिए। तो ये कैलोरी पर अगर आप डिपेंड करता है अगर पॉवर्टी लाइन, तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। इसको बदलने के लिए शासन प्रशासन सरकार को चाहिए करना। और 5 रुपये में पेट कैसे भरता है, ये तो 337 में आप देख रहे हैं जो भर रहा है, और छपड़ा जैसी घटना हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो इसमें से चोरी की घटनाएं हो रही है ना, क्योंकि देख लीजिए, अगर आप विद्यालयों का अगर औचक निरीक्षण करते हैं या अगर वहां जाते हैं, तो बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है, जो एडमिशन होता है, वो 500 से 600 बच्चों का एक औसत देखा जा रहा है कि होता है। लेकिन जब बच्चे प्रेजेंट होते हैं वो 20 या 25, 50, 60 या यूं कहा जाए कि मैक्सिमम 100 होते हैं। तो फिर ये जो बच्चे बचे हुए हैं उनका भोजन कहाँ जाता है? देखिए, आपकी उपस्थिति दर्ज जब आप वो भुगतान के लिए आप वो फाइल लेके जाते हैं, तो वो 100% बच्चे प्रेजेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का इसमें रोल भी तो होता है कि इस जो गोलमाल है इसमें वो साथ मिलके दोनों चोरी करते हैं। कुछ जगह ऐसा भी है जो होता होगा, कुछ जगहों पर। जैसे मैं एक उदाहरण बता दूं, मैं अपने गांव में पिताजी के श्राद्ध में तालाब के किनारे वो स्कूल है, तो वहाँ श्राद्ध में वो 10 दिन कर्म करने के लिए, पिंडदान के लिए जाना पड़ा। तो हम देखते थे जो काफी संख्या में बच्चे आते हैं। भारत सरकार इस योजना को इसलिए लागू किया, जो गरीब है, उनको खाने का नहीं है, कुपोषित है बच्चा, वो खाने के बहाने भी स्कूल आएगा, उसको कुपोषण से बचा जा सकेगा। इसलिए 7 दिन का 7 तरह का डाइट, 6 दिन का अलग अलग चार्ट बना हुआ है, जो उसको कुपोषण से बचाया जा सके। अब उसमें बिहार है, बिहार के लोगों में पैसा कमाने की प्रवृत्ति है, शासन को लूटने, शासन के लोग शासन में रहते हुए भी लूटने का काम कर रहे हैं। और वो आदमी जब शासन से हटते हैं तो कहते हैं मैं दूध का धुला हुआ। आपका आरोप कहीं ना कहीं जो है, आपने अभी एक बात कही थी कि तुलसी के फूल, सांकेतिक भाषा में आपने तुलसी के फूल की बात की है। आखिर खुल के बताइए, तुलसी के फूल का मतलब क्या हुआ? सुधांशु जी, आप याद कीजिए 1990 में कांग्रेस को हटाने में किन लोगों की भूमिका थी? नीतीश जी, शरद जी, रामविलास जी, ये सुशील मोदी जी, ये जितने राम मनोहर लोहिया जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के वंशज हैं, सब मिल के कांग्रेस को हटाए थे और 7 वर्ष तक साथ रहे। उसके बाद में जंगल राज और बीजेपी वाले तुलसी के फूल इसलिए कहे, उसमें भी साथ थे, नीतीश जी में भी साथ हैं। हट गए तो शुद्ध हो गए, आप तुलसी थे, आप थे तो वो ठीक थे, आप हट गए तो खराब हो गए, इसलिए तुलसी का मैंने जिक्र किया। कोल आवंटन पे अभी तक कुछ फैसला नहीं आया है, कांग्रेस के ही सांसद उसमें फंसे हुए हैं, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उसमें क्या अभी जितने घोटाले हो रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले, करोड़ों अरबों में जो घोटाले हो रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का उसमें नाम आ रहा है, सीबीआई के दुरुपयोग की बात आ रही है, इन मुद्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर? देखिए, शासन में जो रहते हैं, जो सरकार में है, उन पर थोड़ा सा लगता है। वाजपेयी जी के समय में भी मायावती चिल्ला के कह रही थी, आज भी यही बीजेपी वाले कह रहे हैं, जो खुद सबसे ज्यादा दुरुपयोग की है सीबीआई का। प्रश्न रहा कोल घोटाला हो
2G घोटाला है या देश का कोई भी घोटाला हो, जो गैर कानूनी काम करते हैं वो कांग्रेस के सांसद हो, मंत्री हो, शासन के द्वारा कठोर से कठोर दंड उनको सुनिश्चित किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री जी और हमारे यूपीए के चेयरपर्सन माननीय सोनिया गांधी जी का एकदम डायरेक्शन है, जो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा जो सुरेश कालमांडी जी कितने दिन के बाद जेल से निकले। जी जी। अच्छा, क्या जो 14 इलेक्शन होना है, एमपी इलेक्शन होना है लोकसभा का, तो उसमें आपके पार्टी का पद क्या राहुल गांधी कर रहे हैं? कि हमारी पार्टी के अभी चेयरपर्सन हैं रेस्पेक्टेड सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, एक टीम है। हम लोग सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में है, राहुल जी भी हैं। सभी लोग, सारे हिंदुस्तान के कांग्रेसी एक छत्र रूप से सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, राहुल जी के नेतृत्व में भी काम कर रहे हैं। अब पार्टी क्या करेगी उस समय, कांग्रेस में ऐसा परंपरा कभी रहा नहीं जो पहले से प्रधानमंत्री घोषित कर दें। कांग्रेस पार्टी यही करती आई है, पहले भी जब से हम लोगों को राजनीतिक ज्ञान हुआ है, जो चुनाव जीतने के बाद संसद बैठे और वो अपना प्रस्ताव लेके किसी को प्रधानमंत्री। मनरेगा की स्थिति बहुत बुरी है, अभी वहां पर निगरानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। उतना ही मनरेगा ही नहीं, बिहार में खास के मिथिलांचल में भारत सरकार का जो 16 योजनाएं धरती पर आना चाहिए, भयंकर और भारी लूट। कई बार मैं बता दूं सुधांशु जी संबंध में, चूंकि आपके माध्यम से हो सकता है बात आगे जाए, हम अपने पार्टी के नेताओं को कहते रह गए कि इस रूप से जब दिल्ली से बन के आता है तो कोई निगरानी समिति बने, उसमें सामाजिक लोगों को भी रखा जाए, अन्य पार्टी के लोगों को भी रखा जाए, कांग्रेस के लोगों को भी रखा जाए, ताकि यूनिट तक जाके उसका निरीक्षण किया जा सके। दुर्भाग्य आज तक नहीं हुआ, बल्कि दरभंगा में मनरेगा के चेयरमैन हमारे सांसद कीर्ति आजाद जी है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो जो स्थानीय सांसद है, तो उनका दरभंगा दौरा काफी तेज हो गया है। अभी क्या ये लोकसभा का कुछ तैयारी वाड़ी का मामला है या फिर? निश्चित रूप से सांसद है तो सेवा करने का तो उनको लाइसेंस ही मिला है। दरभंगा के सांसद हैं और लोग भी यही अपेक्षा रखते हैं कि हर एक दुख में सुख में शरीक हों, विकास में भागीदार बने। तो अभी राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं और कई संस्था से जुड़े हैं और दरभंगा कम आते हैं। एक मामला भी करंट का मामला है। कुछ दिन पहले कीर्ति आजाद आए थे दरभंगा और उन्होंने परिषद में एक प्रेस वार्ता करके कुछ डॉक्यूमेंट्स को दिया था कि हमने इतनी योजनाओं को स्वीकृति के लिए अनुशंसा दिया है, लेकिन वो योजनाएं स्वीकृत नहीं हो पा रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार और जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा जो है जानबूझ करके इसको जो है डंप किया गया है या इसे रोका गया है। और अगर पदाधिकारी नहीं सचेतते हैं तो फिर हम जो है कार्रवाई करेंगे और मारपीट भी किया जा सकता है। एक केस पहले से मिलेगा चल रहा है, तो केस और सही। तो क्या लगता है कि एक स्थानीय सांसद और नेशनल फेम, यूं कहा जाए इंटरनेशनल फेम क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उनका इस तरीके से अधिकारियों के प्रति भाषा का प्रयोग करना कहीं उचित लगता है क्या? पार्टी उनका भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अभद्रता के किसी पराकाष्ठा पर जा सकती है। शासन में आने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए कोई भी कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। चाहे देश टूट जाए, लोगों में अमन चैन समाप्त हो जाए, धर्म के नाम पर, रामचंद्र जी के नाम पर ईंटा जमा करके, जैसे भी हो, भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ने में है तो उसी पार्टी से। कल तक नीतीश जी के साथ थे तो बहुत अच्छा था बिहार सरकार, आज क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? कल तक सैकड़ों स्टेटमेंट आपके चैनल पर मैंने देखा है उनका, जो बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज क्यों खराब? वो 7 वर्ष का तो कम से कम जो साथ रहे उसका तो कम से कम अच्छा ही कर दीजिए। अब कहते हैं टोटली खराब। 3 लोगों का एक ही पार्ट है, क्योंकि गणेश जी को दूध पिलाने वाले पार्टी है ये लोग। गणेश जी को भी मिनटों में दूध पिला देते हैं, कुपोषित बच्चे को नहीं पिलाएंगे लेकिन गणेश जी को पिला देंगे। तो अफवाह करने में मास्टर है देश में ही पार्टी, और अफवाह ही इन पार्टी का पूंजी है। चलिए, अफवाह करना ही इस पार्टी की पूंजी है। रामनारायण झा जी सीधा आरोप लगा रहे हैं, या यूं कहें कि जो केंद्र में विपक्षी पार्टी है भाजपा, उस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो दोस्ती उनकी बिहार में चल रही थी वो आखिर कैसे चेंज हो गया। जब वो गुणगान किया करते थे तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित हैं, तो ये इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमने काफ़ी कुछ बातचीत किया है रामनारायण झा से,
और एक ब्रेक छोटा सा और बनता है, वो ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो उनसे जानना चाहेंगे कि राजनीति से हट करके मिथिलांचल के लिए आखिर इनका क्या योगदान रहा है। तेलंगाना राज्य बन के उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, राजधानी की घोषणा हो गई है, तो कांग्रेस के द्वारा ये एक गिफ्ट के रूप में जो है ये चीज कहा जाए, या यूँ कहा जाए कि जो अभी इलेक्शन का माहौल है, क्योंकि वहाँ विधानसभा इलेक्शन होने हैं, लोकसभा इलेक्शन होने हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ प्रलोभन के रूप में ही इस तरीके को अनुमति दी गई हो। लेकिन दरभंगा से भी जो है हमेशा ये मुखर होता रहा है कि दरभंगा मिथिला राज्य की मांग जो है वो स्थानीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे, या यूं कहे कि राष्ट्र स्तर पे भी इसका जो है मांग हमेशा किया जाता रहा है, विभिन्न पार्टियों के द्वारा किया जाता रहा है या फिर इंडिविजुअल किया जाता रहा है। तो हम जब ब्रेक से लौटेंगे तो रामनारायण झा से जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने इन चीज़ों के लिए मिथिला राज्य के लिए क्या संघर्ष किया है और उनकी इच्छा क्या है कि जब मिथिला राज्य का अगर वो स्वरूप होता है तो किन किन जिलों को बनाया जाए, किन को शामिल किया जाए, या फिर उसकी परिकल्पना क्या उनके रूप में उन्होंने क्या परिकल्पना किया है कि ये मिथिला और मैथिली की क्या दिशा और दशा हो। तो हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर बात करते हैं रामनारायण से। वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी, VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक, बेता रोड, लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे, लेक व्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374, 9304185224। बदलते बिहार में बदलता हुआ महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय एवं आसपास के वंचित और अकलियत समाज के बच्चों को विद्वान एवं सुयोग्य शिक्षकों से उत्तम और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए तैयार। लहरियासराय स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थी एकमात्र अंगीभूत इकाई, NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त रीडिंग रूम तथा टेलीविजन से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय, सुंदर एवं सुसज्जित प्रयोगशाला, महाविद्यालय के छात्रों के लिए स्पोकन अंग्रेजी और कंप्यूटर की मुफ्त पढ़ाई, महाविद्यालय में चल रहे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, नेटवर्क रिसोर्स सेंटर तथा करियर एंड काउंसलिंग से छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए तत्पर। छात्र छात्राओं के लिए खेल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल की उत्तम सुविधा, 4 दीवारी से घिरा, पौधों से हरा भरा, सुरक्षित इको फ्रेंडली कैंपस। महाविद्यालय में सत्र 2013-2016 से कॉमर्स प्रतिष्ठा एवं होम साइंस प्रतिष्ठा में नामांकन हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी संकायों विद्युत परिषद, अधिषद एवं अभिषद से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉमर्स में नामांकन 6 जून से प्रारंभ, सत्र 2013-2016 के लिए। इंटर कला एवं विज्ञान सत्र 2013-2015 के लिए नामांकन 13 जून से प्रारंभ। प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद सिंह, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहरियासराय, दरभंगा।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रामनारायण झा जी से। मिड डे मील की बात हुई या फिर मनरेगा में जो घोटाला चल रहा है या मनरेगा में जो लूट खसोट की राजनीति चल रही है उस पर बात हुई। तो बड़े ही सधे शब्दों में उन्होंने जो है विपक्ष के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए हैं। जो पार्टियां इनके साथ हुआ करती थी आज विपक्ष में जाते ही वो बदल गई है। कांग्रेस के साथ राजद की दोस्ती रही हो या फिर जदयू के साथ बीजेपी की दोस्ती रही हो, जब तक साथ साथ दोनों रहे, दोनों को अमन चैन रहा, कहीं कोई गलतियां नहीं थी, कहीं कोई परेशानियां नहीं थी, कहीं कोई गिला शिकवा नहीं था। लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा, जैसे ही दोनों अलग हुए कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है और इसमें मर्यादाएं टूटती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि दरभंगा हो या पटना हो या फिर देश की राजनीति हो, कहीं भी राजनीति इस बात से अछूती नहीं रही है कि मर्यादा में रह करके बात किया जाए। मर्यादा अपनी सीमाएं लांघ चुकी है। राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव हो सकता है। संभावनाओं की बात है, कुछ भी नहीं कहा सकता है। जो आज दोस्त हैं वो दल दुश्मन हो सकते हैं, जो दुश्मन है वो दोस्त हो सकते हैं। यही तो राजनीति की खेल है जो किसी के समझ में आने से रही और जनता इसी भूल भुलैया में फंसी रह जाती है। खैर, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। एक मशहूर गाना है, पब्लिक सब कुछ जानती है। तो निश्चित तौर पे पब्लिक सब जानती है और क्या हो रहा है, क्या परिदृश्य तैयार हो रहा है। लोकसभा इलेक्शन 14 आने वाला है, 14 में लोकसभा इलेक्शन होने हैं। विभिन्न पार्टियां अपने अपने कमर कस चुकी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने क्षेत्र में देना चाहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बात करना चाह रहे थे रामनारायण झा से। मिथिला राज्य की मांग काफ़ी दिनों से चल रही है। तेलंगाना राज्य जो है वो कांग्रेस के द्वारा जो है उसे अधिकृत रूप में उसकी घोषणा की जा चुकी है। हैदराबाद को संयुक्त राजधानी के रूप में प्रपोज किया कि 10 साल के लिए जो है राजधानी के रूप में हैदराबाद से ही सारा कार्यभार संभाला जाएगा, देखा जाए, उसके बाद फिर नई राजधानी की बात होगी। तो दरभंगा का जो क्षेत्र है, मैथिली मिथिला की बात होती है, कब आखिर जो ये मांग है कब पूरी होगी? नहीं राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान दे पा रही है, नहीं केंद्र सरकार इस पर कोई विचार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव लग रहा है। अगर यूं कहा जाए, पहले की बातें किया जाए तो बीजेपी और जदयू की सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा करता था, जदयू और कांग्रेस का। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, केंद्र की बात हो या फिर राज्य की बात हो, कांग्रेस दोनों जगहों पर शामिल है। आपके बिहार सरकार में भी जो है कांग्रेस के 4 विधायक हैं, शामिल हैं। तो अब कांग्रेस नेता होने के कारण रामनारायण झा जी की क्या अपेक्षाएं हैं कि क्या मैथिली और मिथिला को लेकर या फिर मिथिलांचल की जो मांग, पुरजोर मांग होती आ रही है, उस पर किस तरीके से विचार किया जाएगा या फिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उनकी क्या सोच है स्थानीय स्तर पे? जी रामनारायण जी, क्या जो परिस्थिति अभी है, जो मुद्दा है मिथिला राज्य की मुद्दा, और ये आज का तो नहीं है, मुझे लगता है ये काफ़ी पुराना है। विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है समय समय पे इसकी मांग की जाती है। सांसद के द्वारा भी जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया था और शायद एक डेट दिया गया है कि 4 तारीख को भी जो है दिल्ली में जो 4 अगस्त को जो है एक किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो इतने सारे प्रक्रिया होने के बावजूद भी जो है केंद्र सरकार, जो आपकी ही सरकार है या यूं कहें राज्य सरकार, वो अब कहा जा सकता है कि आप उसके सहभागी हैं तो आप भी सरकार में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनदेखी नहीं लगती है कि मिथिलांचल जो है एक अलग थलग पड़ा हुआ है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। जबकि जो भी नेता आते हैं, दरभंगा आते हैं, स्टेट लेवल के हों या फिर नेशनल लेवल के नेता आते हैं, हर का कहना है कि मैथिली मिथिला के विकास के बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो ये देखने को लगता है कि इसका खुद का विकास नहीं हो रहा है। तो क्या ये पॉलिटिकल वर्ड नहीं हो गया है? मैं ये बता दूं आपको, जो सबसे पहले तो मेरा आपत्ति सुन लीजिए, जो मैं नीतीश कुमार के साथ हमारी पार्टी का कोई समझौता नहीं है, ना हाउस के भीतर ना हाउस के बाहर। सिर्फ एक एजेंडा था, जो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों की दुकानदारी बंद करने के लिए नीतीश कुमार या लालू जी के साथ हम जाते रहे हैं, सिर्फ उसके नाम पर। बाद बाकी आप मिथिला पर आइए। 1931 में भारत के आजादी से पूर्व लाहौर में कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन में 4 राज्य का प्रस्ताव आया था, जिसमें एक मिथिला था, जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास। 1931 में। अच्छा।
लाहौर महाधिवेशन में, कांग्रेस पार्टी के लाहौर महाधिवेशन में मिथिला राज्य का कंसेप्ट को एडॉप्ट किया गया था, जो 1931 के महाधिवेशन का कागजात मेरे पास मौजूद है। अगर आप कहें तो ला के मैं आपके पटल पर दूं, आप लोगों को दिखलाइए जो कांग्रेस पार्टी। अब रही बात 1954 में जानकी बाबू जो यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष, बड़े नेता थे कांग्रेस, मिथिला राज्य की समस्या के लिए, मिथिला राज्य के लिए कांग्रेस महाधिवेशन जब हो रहा था कलकत्ता में, उन्होंने गिरफ्तारियां हुई थी उनकी, तो राज्य का मतलब हुआ जो हम विकास में पिछड़ते गए। खास के 1985, 87, 88 के बाद, 90 के दशक के बाद से तो बंद हो गया। जो भी कल कारखाने मिथिला में चल रहा था, अशोक पेपर मिल हो या पंडोल सूता मिल हो, रैयाम और सकरी चीनी मिल हो, या कटिहार जूट मिल हो, समस्तीपुर जूट मिल हो, अन्य सारी कई इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां चल रही थी। 90 के बाद से बदल गए, जब से ही राम मनोहर लोहिया जी के वंशज आए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के वंशज आए। तो प्रश्न यह उठता है, जो दुनिया में, भारत का बात छोड़िए, दुनिया में सबसे गरीब जगह मिथिला का यह भूभाग है, जहां सिर्फ धान और गेहूं 2 फसल होता था। अब वो भी बंद है। न यहाँ पर माइंस है, न कोयला निकलता है, न अवड़क निकलता है, न कोई और भूगर्भ से पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, न यहाँ जंगल है, न कारखाना है। क्या करेंगे यहाँ के लोग? तो संसाधनों की इतनी कमी है, इतनी कमी होने के बावजूद भी आप मतलब आपके द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा मिथिला राज्य की मांग की जा रही है। जो बेसिक इनपुट होना चाहिए एक राज्य को बनने के लिए, तो उस कैटेगरी को क्या फुलफिल कर पा रहा है? संक्षेप में 2 मिनट में बता दूं मैं, जो इतना सब होने के बावजूद में मिथिला विश्व गुरु के रूप में पहचान बनाया है, विद्वता के रूप में बड़े बड़े विद्वान 4 दर्शन के रचयिता मिथिला के हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में आज मिथिला में एक भी व्यवसायिक बड़ी प्रतिष्ठानें नहीं है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बड़ा नहीं है। सब कहाँ है? पटना में है। सब कहाँ है? तो उधर चले जाइए, मगध क्षेत्र में है, गया में है, नालंदा में है, यहाँ नहीं है। क्यों? तो जानबूझ के बिहार के शासन में जो जितने भी लोग रहे हैं उसमें अधिसंख्यक लोग मिथिला के साथ नाइंसाफी किए हैं। इसलिए आज दुनिया में सबसे कम औसत आय प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम मिथिला का खराब है। पटना का देखिए, एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम 74,000 रुपया है और दरभंगा का 6228 रुपया, और उसमें शिवहर में जाइए तो 2612 रुपया। इतनी विषमता है। एक वर्ष में 2612 रुपया। आप तो 5 रुपये की बात कर रहे हैं भोजन करने की, और फिर हम नहीं कर रहे, ये आप जो भी नेता कहे, शिवहर के लोग आज शिवहर में क्या हो गया है बिहार सरकार नहीं जानता है। वहां शोषण के खिलाफ नक्सलाइट आ गया है। अगर कहीं से भेदभाव है, मिथिला भी उसी राह पर जा रहा है जो भारत सरकार और बिहार सरकार को ऐसी परेशानी होगी। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत शांत प्रिय हैं, पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग, दीक्षा देने वाले लोग हैं, खेतिहर लोग थे, यहाँ सब कुछ चौपट हो चुका है। अब रही बात, संसाधन कम है, आप राज्य कैसे बनाएंगे? एक बेहतर जल प्रबंधन से हम दुनिया को पानी बेचेंगे, अपना पानी, बाढ़ सुखाड़ को रोकेंगे, हम अपना बिजली पैदा करेंगे, हम अपना कल कारखाना बनाएंगे। और हम टैक्स देते हैं, टैक्स तो मिथिला के लोग देते हैं। और विकास किसका होता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुणे, दिल्ली, अन्य जगहों। यह भी नहीं होना चाहिए। अगर विकास में समावेशी विकास की बात संविधान कर रहा है, अगर ये पक्षपात हो रहा है तो ये गलत है। और यहाँ के लोगों के अब सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमारा सरकार से भी अपील करते हैं और लगे हुए हैं जो मिथिला के लोगों को जीवन स्तर ऊपर हो। ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन देश के अन्य भागों में जो होना चाहिए बहुत कम है। इसको बराबरी में आना चाहिए। दूसरा, आपका एक और प्रश्न था इस बीच में। राजनीतिक रूप से बहुत लोग कहते हैं हम स्वागत करेंगे कीर्ति जी का, वो सांसद हैं। हम अली अशरफ फातमी साहब जो पूर्व मंत्री हैं, हम स्वागत करेंगे डॉक्टर शकील अहमद साहब का, डॉक्टर मदन मोहन झा जी का, कृपानाथ पाठक जी का, राजकुमार महासेठ जी का, या अन्य भी जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मिथिला के विकास पर एक भावनाएं रखते हुए, और वो हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो आप आगे बढ़िए। चूंकि वो लोग इतने बड़े नेता हैं,
जो नीचे से हम लोगों को शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म से हम लोग एक ही काम देखे हैं। और सबसे बड़ी बात कर दूं भाषा के आंदोलन में मिथिला के लिए, डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू मिथिला को के सम्मान के लिए, मैथिली के सम्मान के लिए वन मैन आर्मी है। आज मैं कबूल करता हूं, बहुत हर एक मंच पर मैं कहा हूं, उनका योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साहित्यकार, गीतकार, रचनाकार जितने लोग हैं सबों का योगदान है। सभी विधा में मतलब सभी विधाओं के लोगों को उन्होंने जमा किया एक मंच पर ला करके, और एक मतलब जो बिखराव था उंगली के रूप में उसे जमा करके उन्होंने मुट्ठी का काम किया। और आपने अभी कहा तेलंगाना का जिक्र किया, स्वागत है। कुछ और नेताओं का बयान देखे हैं, पूर्वांचल बने, हरित बने, कोई एतराज नहीं है। लेकिन तेलंगाना का लड़ाई 60-70 वर्ष से बासु पुनैया साहब, सी राजेश्वर साहब आंध्र बनने से पहले से कर रहे हैं। मतलब उनकी मांगे मान ली गई। तो परिस्थिति तो मिथिला की तरह है वहाँ भी नहीं, उसमें अंतर है। तेलंगाना के लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मिथिला के लोग धैर्यवान जाते हैं। जब तक समूह में नहीं निकलेंगे, सरकार का टैक्स नहीं रोकेंगे, सड़कों पर उतर के जब आंदोलन में उस रूप में नहीं आएंगे, अपने ही सरकार के खिलाफ आप उतर के रोड पे और इसका विरोध करेंगे। अगर मिथिला राज्य के लिए कुछ करना पड़े तो हम अपना आहुति और बलिदान भी दे सकते हैं, इतना कटिबद्ध है। मिथिला राज्य के लिए अगर हमें आहुति भी देनी पड़ी तो हम इसमें भी नहीं हिचकेंगे और हम अपनी आहुति भी देना चाहेंगे, लेकिन मिथिला राज्य बनना चाहिए। ये करना है राम नारायण झा जी का, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और समर्पित नेता हैं। शुरू से इनका जुड़ाव जो है कांग्रेस से ही रहा है और कांग्रेस के प्रति जो है इनका झुकाव जो है ये दर्शाता है कि जो कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली है, जो सिस्टम है, काम करने का एक सिस्टम है, उससे कहीं भी जो है बिखराव नहीं दिखता है। जो भी इनके कार्यकर्ता हैं वो समर्पित रूप से जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमने एक सवाल इनसे पूछा था कि क्या राहुल गांधी अगले इलेक्शन में इलेक्शन जो 14 होने वाला है उसमें पीएम के रूप में रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने स्तर से साफ नकार दिया कि हमारे यहाँ जो प्रणाली है, जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो है कि जब सांसद चुन के जाते हैं उनकी मीटिंग होती है, उसमें बैठ करके ये डिसाइड किया जाता है कि ये बहुमूल्य पद जो है वो किन्हें दिया जाए। खैर ये केंद्र स्तर की बातें हैं, इस पे हम मुझे क्या कहना है, इसमें तो कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है। लेकिन राम नारायण झा जी ने जिन बातों को उठाया है वो बहुत ही गंभीर है। अशोक पेपर मिल का मामला हो, रैयाम का मामला हो या फिर अन्य मामले हो, उन्होंने साथ ही साथ जो मिड डे मील में जो गड़बड़ियाँ हैं उस पर भी खुल के उन्होंने बातें की और चर्चा की हमारे साथ ही साथ जदयू और बीजेपी के बीच जो दोस्ती थी वो अब दुश्मनी में बदल गई है, जो मर्यादाएं टूट गई हैं, शब्दों का मर्यादा टूट गया, उस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा हमारे स्टूडियो में। ठीक है, राम नारायण झा जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय SCS की टीम को दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सहयोग, आपका ये बहुमूल्य समय है हमें हमेशा प्राप्त होगा। तो पुनः आपका धन्यवाद। आज हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के नेता राम नारायण झा जी साथ में थे। हमारा एक प्रयास है कि जो स्थानीय स्तर पे जो मिथिला मैथिली के विकास की बातें करते हैं या फिर दरभंगा से उनका जुड़ाव रहा है, दरभंगा के लोग हैं, रिनोन्ड फिगर्स हैं, हम उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित करें और उनसे आपको हम उनसे रूबरू करवाएं और उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करें कि आखिर उनकी क्या सोच है मिथिला मैथिली या फिर दरभंगा के विकास में, आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो पाता है, आखिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैसर नहीं हो पा रहे हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें भी नहीं मिल पा रही है। तो इन सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर हमने एक प्रयास किया है कि जो शहर के विभिन्न पॉलिटिकल लोग हैं, जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं, उन्हें हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करें और उनसे ही बात करें, उनके द्वारा ही जानने का प्रयास करें कि आखिर उनकी सोच क्या है, दरभंगा के डेवलपमेंट के लिए क्या सोचते हैं। अब सुधांशु सिन्हा को SCS की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ हम आपके साथ उपलब्ध होंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है इस पे काम किया जा सकता है या इसकी बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है। नमस्कार।